नमस्कार दोस्तों। आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार की परीक्षा की शिक्षा में। तो आप अपने परिवार से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपने परिवार से जुड़ सकते हैं और अपने वीडियोस को लाइक शेयर और कर सकते हैं ताकि जो लोग बीएड प्रवेश परीक्षा आपके दोस्त हैं वो सभी की तैयारी अच्छे से हो सके। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आपकी अभी हिंदी की क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है आप सभी के लिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? गोपाल, गोत्र, गोमूद या गाय? इन चारों में से आपको बताना है कौन सा तद्भव है। तो जिसका भी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है गाय, तो राइट हो जाएंगे। गाय तद्भव शब्द है जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए हैं, वे तद्भव कहलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या दे। तो आपका प्रश्न नंबर 52 है। डोंगा को कैसा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशी? आपको बताना है डोंगा कैसा शब्द है। कौन सा राइट आंसर आपका हो जाएगा? तो डोंगा आपका देशज शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न देखिए 53 नंबर, देखिए क्या दिया गया है। वह घर जितना अच्छा था यह भी उतना अच्छा है। वाक्य में जितना अच्छा था किस प्रकार का उपवाक्य है? क्रिया उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य या क्रिया विशेषण उपवाक्य या संज्ञा उपवाक्य? 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका विशेषण उपवाक्य राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, जितना अच्छा था। विशेषण उपवाक्य का बोध करा रहा है ये। ठीक है, आपका अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? चप्पल, चंद्रमा, चिकित्सा या चम्मच? और 54 नंबर 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। दोस्तों कौन सा आंसर आपका राइट हो जाएगा? तो निम्न में से कौन सा एक स्त्रीलिंग शब्द है चारों में से? तो चिकित्सा आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, बाकी सभी पुल्लिंग है। चलिए अगला क्रम देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए। पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आप सभी लोग इन चार ऑप्शनों को पढ़िए और बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन है, आप देखिए पहले क्या दिया गया है। कृष्ण जा रहा है क्या? ऑप्शन बी देखिए, क्या कृष्ण जा रहा है? ऑप्शन सी देखिए, क्या जा रहा है कृष्ण? ऑप्शन डी देखिए, जा रहा है क्या कृष्ण? इन चारों में से आप बताइए कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या कृष्ण जा रहा है क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 56 नंबर, अन्वय की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? गोपाल ने एक गाय और एक भैंस खरीदे। गोपाल ने एक गाय और एक भैंस खरीदो। तो ऑप्शन नंबर सी आपका देखिए टिका दिए, गोपाल ने एक गाय और एक भैंस खरीदा। गोपाल ने एक गाय और एक भैंस खरीदी। इन चारों में से आप बताइए कौन सा राइट हो जाएगा आपका। अन्वय की दृष्टि से आप पॉइंट को बताइए। गोपाल ने एक गाय और एक भैंस खरीदी, नहीं, गोपाल ने एक गाय और एक भैंस खरीदो, ये भी नहीं। चीज देखिए क्या दिया गया है। गोपाल ने एक गाय और एक भैंस खरीदा, ऑप्शन नंबर सी, और ये भी गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। यद्यपि का संधि विच्छेद होगा। इन चारों का ऑप्शन देखिए, बताइए इसमें से कौन सा राइट है आपका। 57 नंबर क्वेश्चन में
यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए इसका आंसर। यदि धन अपि, यदि धनपि, यदि धन आपी, यदि धनपि, इन चारों में से कौन सा संधि विच्छेद यद्यपि का सही है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, यदि धन अपि। ऑप्शन डी भी देखिए, ये भी सही है। ठीक है, अब आपका अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? डूब, दुल्हा, तेवर या दमन? आपको बताना है कौन सा शब्द तत्सम है इन चारों में से। तो जिसका भी आंसर नंबर डी आ रहा है वो राइट हो जाएंगे दोस्तों, दमन। ठीक है, अगला प्रश्न आपका देखिए क्या दिया गया है। अगम, आगम शब्द युग्म का सही अर्थ है? दुर्लभ, शास्त्र, दुर्लभ या कठिन, शास्त्र दुर्लभ या सरल, लक्ष्य। 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। कौन सा युग्म आगम और युग्म का सही होगा इन चारों ऑप्शन में से? अगम और आगम का। तो दुर्लभ और शास्त्र, ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपका क्या दिया गया है। दीर्घ बाहु में कौन सा समास है? द्विगु, अव्ययीभाव, बहुव्रीहि या द्वंद्व? अब बताने की कोशिश किए, दीर्घ बाहु में कौन सा समास है? तो दीर्घ बाहु में बहुव्रीहि समास, आपका ऑप्शन नंबर सी बहुत राइट आंसर आप सभी का। जिस समास के दोनों पदों जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो तथा समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, आपका अगला प्रश्न देखिए 61 नंबर। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पढ़िए और देखिए इसमें क्या कौन सा आपके लिए शुद्ध हो जाएगा। सही शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है? प्रादेशिक, प्रादेशिक, प्रादेशिक या प्रादेशिक, इसमें से कौन सा आपका राइट है बताने की कोशिश कीजिए। तो जिसका भी ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों वो सही हो जाएंगे, प्रादेशिक। अगला प्रश्न आपका है 62 नंबर। जो लेखक लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, किस प्रकार का वाक्य है? मिश्र उपवाक्य, उपवाक्य, सरल वाक्य या संयुक्त वाक्य? तो जो लेखक लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, सम्मान सभी करते हैं। तो ये आपका मिश्र वाक्य है। ठीक है, तो जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो तथा अन्य आश्रित उपवाक्य हो उन्हें मिश्रित या मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है, आपका अगला प्रश्न 63 नंबर। हेम किसका पर्यायवाची है? सूर्य का, बादल का, पर्वत का या स्वर्ण का? आप इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। आपका राइट आंसर क्या होगा? हेम किसका पर्यायवाची होता है? तो हेम आपका स्वर्ण का पर्यायवाची होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। इसके अन्य पर्यायवाची भी होते हैं जैसे कंचन, हाटक, जाट, जातरूप, सोना, कनक, कुंदन आदि सभी होते हैं। आपका अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। अभिसरण किसका विलोम है? प्रसारण, अपसरण, अनुकरण, अपहरण? अभिसरण किसका विलोम शब्द है बताना है आपको। तो आपका अभिसरण का विलोम आपका अपसरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या देगा। 65 नंबर प्रश्न। विभावरी किसका पर्यायवाची है? रात्रि का, नौका का, किरण का या नदी का? तो विभावरी
आपका रात्रि का पर्यायवाची हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके अन्य पर्यायवाची देखिए, तमी, रजनी, चामिनी, रैन, निशा, यामा, इतने सभी होते हैं। अगला प्रश्न आपका 65 नंबर देखिए क्या दिया गया। संसार गूढ़ रहस्यों से भरा हुआ है, पंक्ति के रेखांकित शब्द का विलोम होगा। तो हमको गूढ़ का विलोम शब्द बताना है क्या। दुरूह, कठिन, जटिल या बोध गम्य। गूढ़ का आपका विलोम शब्द हो जाएगा बोध गम्य, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न आपका देखिए, बाण का पर्यायवाची नहीं है। सर, सिलीमुख, या मयूख। बाण का पर्यायवाची नहीं है, चारों में से कौन सा पर्यायवाची नहीं है, बाकी आपको बताना है। तो बाण का पर्यायवाची होता है सर, सिलीमुख, इसु, सर, ऋषिकी, नराचा, अशुभ, आगे सब होते हैं। जबकि जो मयूख है एक किरण का पर्यायवाची है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ये बाण का पर्यायवाची नहीं है। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या, 68 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिएगा आपके लिए। जलज किसका पर्यायवाची नहीं है। मोती, कमल, शंख या स्वर्ण। तो जलज आपका स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं होता है, जबकि मोती, कमल और शंख, पंकज, अरविंद ये सभी जलज के पर्यायवाची होते हैं। आपका अगला प्रश्न है 69 नंबर प्रश्न देखिए, अघटन का विलोम। नूतन, नवीन, समकालीन या पुरातन। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, बताने की कोशिश कीजिए आप लोग। तो अघटन का विलोम आपका हो जाएगा पुरातन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नूतन, नवीन, समकालीन अवघटन के समानार्थी शब्द हैं। आपका अगला प्रश्न देखिए 70 नंबर, आकाश का पर्यायवाची है अचल, वारिद, व्योम, प्रसून। तो आकाश के पर्यायवाची क्या कौन सा हो जाएगा आपका बताना है। तो आकाश के पर्यायवाची अंबर, अनंत, तारापथ, पुष्कर, व्योम, अभ्र, अंतरिक्ष आदि होते हैं। आपका व्योम राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुर्मी का संधि विच्छेद कीजिए। आप ऑप्शन देखिए और उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। मुहर्मी का संधि विच्छेद कौन सा राइट है। पहले देखिए क्या दिया, महत, धन, उर्मी। ऑप्शन बी देखिए महा, धन, उर्मी। ऑप्शन सी देखिए महा, धन, उर्मी। ऑप्शन डी देखिए महत, धन, बर्मी। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, आप बताने की कोशिश कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, महाधन उर्मी। प्रस्तुत शब्द में गुण संधि है। जब अ और आ के बाद ई या ई, उ या बड़ा ऊ, री स्वर आए तो दोनों के मिलने के क्रमशः ए और हो जाता है। ठीक है। तो आपका अगला प्रश्न देखिए 72 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है। छत से ईट ईट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है। अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक या संप्रदान कारक। तो इसमें देखिए छत छत से ईट अलग हुई है, इसमें अलग होने का बोध हो रहा है। तो इसमें आपका अपादान कारक हो जाता है। जब किसी चीज से किसी चीज को अलग होने की बात होती है तो वो अपादान कारक के अंदर आता है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखिए 73 नंबर क्या दिया गया है। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया।
तो बुद्धिहीन शब्द आपका व्याकरण की दृष्टि से विशेषण संवर्ग में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही राइट है आपका। अगला प्रश्न देखिए 74 नंबर क्या दिया गया है आपके लिए। एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आगार, आगार, प्राकथन, पृष्ठ पेषण, प्रस्तावना। एक बात एक बार कही बात को दोहराते रहना आपके वाक्यांश के लिए पृष्ठ पेषण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है आपका। अगला प्रश्न आपका 75 नंबर देखिए क्या दिया गया है। चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ है। अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना, अपराधी की शंकाग्रस्त रहना, शंकाग्रस्त रहना, अपराधी की पहचान हो जाना, अपराधी का अपराधी पहचान छिपाना। इन चारों में से आपको बताना है चोर की दाढ़ी में तिनका में कौन सा आपका राइट हो जाएगा। चोर की दाढ़ी में तिनका में आपका देखिए ऑप्शन नंबर बी अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि है चोर की दाढ़ी में तिनके का मुहावरे का सही अर्थ, अर्थात दोषी सदैव सशंकित रहता है। आपका अगला प्रश्न देखिए 76 नंबर क्या दिया गया। अर्धस्वर है। ऑप्शन ए आपका य, व या ऑप्शन बी छोटा ई, छोटा ऊ। ऑप्शन सी देखिए री, ली। ऑप्शन डी आपका री और वो। तो आपको बताना है अर्धस्वर कौन से हैं इसमें से। तो य और वो आपके अर्धस्वर हैं। आपका अगला प्रश्न देखिए 77 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है। बारात वसंत, बारात वसंत, बारात या वसंत, बारात वसंत। तो आपका ये और ये वसंत, सॉरी ये नहीं होगा। में से तो दोनों में से यहाँ पे व होना चाहिए था। तो हम ऑप्शन बी को राइट कर लेते हैं। यहाँ पे भी वही हो जाएगा आपका बारात वसंत। आपका राइट हो जाएगा बारात और वसंत। तो आप चाहे ऑप्शन बी या ऑप्शन डी, इसमें से तो कोई सही नहीं था, लेकिन यहाँ पे व और ब में से ये आपका सही हो जाएगा बारात वसंत। 77 नंबर का ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या दिएगा 78 नंबर पे। करपट का तद्भव रूप है। कपट, कारपेट, कपूर, कपड़ा। तो करपट एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप कपड़ा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए आपके लिए क्या दिया गया है 79 नंबर। पढ़िए और बताइए इसमें क्या है। काहे रे नलिनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी। पंक्ति में रचनाकार कौन है। पंक्ति के रचनाकार कौन है। जायसी हैं, रैदास है, कबीर है या दादू है। काहे री नलिनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी के रचनाकार आपके कबीरदास जी हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका देखिए 80 नंबर। मुकुंद का पर्याय क्या है। विष्णु, शिव, सूर्य, कामदेव। तो मुकुंद के पर्यायवाची आपके विष्णु हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसके केशव, गोविंद, उपेंद्र, दामोदर, पीताम्बर, नारायण आदि भी पर्याय हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है 81 नंबर। वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है। जंगल, स्त्री, पुस्तक, व्यवसायी। तो वनिता का प्रयोग आपका किस अर्थ में होता है बताने की कोशिश कीजिए। तो वनिता का प्रयोग आपका स्त्री का अर्थ में होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है।
चलिए अगला प्रश्न देखिए। सहज शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, आगत। तो सहज एक आगत शब्द है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदी के अनेक शब्द विदेशी मूल के हैं पर परस्पर संपर्क के कारण यहाँ प्रचलित हो गए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न आपका 83 नंबर। निरामिष किसे कहते हैं? मांस रहित भोजन, मोक्ष का इच्छुक, रात्रि में विचरण करने वाला, मृत्यु का इच्छुक। तो निरामिष किसे कहते हैं? इन चारों ऑप्शन में से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मांस रहित भोजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए निरामिष इसको कहते हैं। 84 नंबर के क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया आपके लिए। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? 1971 में, 1972 में, 1973 में, 1974 में। कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? 1972 ईस्वी में राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, 1972। अगला प्रश्न आपके लिए दिया गया है 85 नंबर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है माटी के फूल, चिंतामणि, कड़ बोले कड़ मुस्कुराए, आलोक पर्व। तो बताने की कोशिश कीजिए कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह, चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह। इसके अतिरिक्त भय, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा आदि सभी भी रामचंद्र के निबंध संग्रह है। चिंतामणि आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 86 नंबर। हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन है। पूर्व ज्ञान के पश्चात, प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात, आदर्श वाचन के पश्चात, मौन वाचन के पूर्व। तो हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना के उद्देश्य कथन है आपका प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपका 87 नंबर क्या दिया है। आदिकाल की रचना है रावट, छत्रसाल दशक, दीपशिखा, गुमान रासो। आदिकाल की कौन सी रचना है आप सभी को बताना है 87 नंबर क्वेश्चन का। तो आपका 87 नंबर क्वेश्चन में आपका गुमान रासो आदिकाल की रचना है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना अखरावट भक्ति काल की रचना है। और भूषण की छत्रसाल दशक रीतिकाल की रचना है। महादेवी वर्मा की दीपशिखा आधुनिक काल की रचना है। जबकि दलपति विजय गुमान रासो की रचना है। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है 88 नंबर। आनंद कादम्बनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? बनारस, मिर्जापुर, इलाहाबाद, लखनऊ। तो आनंद कादम्बनी पत्रिका का प्रकाशन आपका 1881 में बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन द्वारा मिर्जापुर से किया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। आपका अगला प्रश्न 89 नंबर देखिए क्या दिया गया आपके लिए। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? वाक्य प्रयोग, व्याख्यान, भ्रमण, चित्र निर्माण। तो शब्द का स्पष्ट करने हेतु आपका कौन सा तरीका सर्वाधिक प्रयुक्त है? तो सब आपका हो जाएगा वाक्य प्रयोग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु वाक्य प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। चलिए अगला प्रश्न आपका 90 नंबर देखिए क्या देगा। चराचरम जगत में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि, कर्मधारय। तो जिस समास के पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हो और अर्थ की दृष्टि से दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व हो
और उनके मध्य संयोजक शब्द का लोप हो तो वह द्वंद्व समास कहलाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी चराचरम में आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। यहाँ पर चर पूर्व पद और अचर उत्तर पद और दोनों पद प्रधान है, तो दोनों का अर्थ भी स्वतंत्र है। जैसे चर मतलब चेतना, अचर मतलब जड़। ठीक है, तो आपका अगला प्रश्न देखिए, 91 नंबर दिया गया इसमें, इनमें से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश के में सबसे अंत में आएगा? क्ल्यू, क्रम, कृषक, कृषाणु। तो आपका 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बताने की कोशिश कीजिए। तो हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कृषाणु, कृषक, क्रम, क्ल्यू आते हैं। तो आपका लास्ट में क्या आया? क्ल्यू। ठीक है ना, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। पहले कृषाणु, मैं आपको एक बार फिर बताऊँ, पहले कृषाणु आएगा पहले पे, फिर आपका दूसरे पे आ जाएगा कृषक, दो, फिर तीसरे पे क्रम, और चौथे पे आपका क्लीव आ जाएगा। तो सबसे अंत में आपका क्लीव आया। अगला प्रश्न देखिए, 92 नंबर क्या दिया जाएगा, वाक्य शुद्ध है। तो इन चारों में से आपको बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। मोहन और गीता गा रही हैं, तो पढ़ने से ही गलत पता चल जा रहा है। ऑप्शन बी देखिए, गीता और मोहन गा रहा है, ये भी राइट नहीं है। मोहन और गीता गा रहे हैं, आपका ऑप्शन नंबर डी भी देख लीजिए एक बार, मोहन और गीता गा रही हैं। तो मुझे तो ज़्यादा शुद्ध आपको ऑप्शन नंबर सी लग रहा है, मोहन और गीता गा रहे हैं। ठीक है, आपका अगला प्रश्न देखिए, 93 नंबर में क्या दिया है, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधा वर्णव रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। में छंद है, दोहा है, सोरठा है, रोला है, या बरबैव है। तो ये तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ये दोहा है। इसमें 24 मात्राएं होती हैं। प्रथम व तृतीय चरण में 13-13 तथा तृतीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, आपका अगला प्रश्न देखिए क्या दिया, 94 नंबर। चलिए पढ़ते हैं, देखिए क्या है। बोरो सभय रघुवंश कुठार की धार में बरान बजी सर थी, वान की वायु उड़ू के लक्षण लक्ष्य करो अहिरा समर्थाही। इस काव्य पंक्ति में कौन सा रस है? रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, या वीर रस? बोरो सबय रघुवंश कुठार की धार के बरान बजी सरथही, वान की वायु उड़ू उड़ाव के लक्षान लक्ष्य करो अहिरा समर्थई। तो आपका रौद्र रस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। रौद्र रस का अस्थायी भाव क्रोध है, और विरोधी पक्ष द्वारा किसी व्यक्ति, देश, समाज या धर्म का अपमान या अपकार करने की उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप को जो क्रोध उत्पन्न होता है, वह विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के परिपुष्ट होकर असभ्य हो जाता है, तब रौद्र रस का उत्पादन होता है। आपका अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, 95 नंबर। रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? अपनीय, ईय, रम, या रीय? तो रमणीय में आपका बताना है, आपका कौन सा प्रत्यय सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, रमणीय में अनियर, अनियर शब्द, अनियर शब्द रम प्लस अनीय शब्द के मेल से बना है, अतः इस शब्द में अनीय प्रत्यय है, ये र नहीं है, अनीय हो जाएगा। ओके, तो आपका अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। अभाग्यत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अ, अभग, अभी, अभ्या। तो अभाग, अभ्या
गत में आपका कौन सा उपसर्ग हो जाएगा बताने की कोशिश कीजिए। अभ्यागत में आपका अभी उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अभी प्लस आगत शब्द के मेल से बना है, अतः इस शब्द में अभी उपसर्ग लगा है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न देखिए क्या देगा। 97 नंबर है। आज भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि श्रवण कुमार पैदा होते में कौन सी संज्ञा लगी है। तो रेखांकित शब्द में श्रवण कुमार में जातिवाचक संज्ञा का बोध करवाता है, क्योंकि श्रवण कुमार अपने माता पिता की सेवा के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिए क्या देगा। 98 नंबर। किताब शब्द है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? किताब आपको बताना है कैसा शब्द है। तो किताब शब्द आपका स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है गाय शब्द का बहुवचन क्या है? गौ, गायो, गाय, इनमें से कोई नहीं। तो गाय शब्द का आपका पर्यायवाची हो जाएगा गायें। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। आपका अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। उसकी माता जी बीमार है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। आपको बताना है इसमें से कौन सा राइट आंसर है आपका। उसकी माता बीमार में कौन सा सर्वनाम लगा है? तो उसकी माता बीमार में है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम लगा है। जिस सर्वनाम का प्रयोग अन्य व्यक्तियों के लिए किया जाता है वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। दिए गए वाक्य में उसकी शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का बोध करवा रहा है। ठीक है, तो रहे आपके 100 क्वेश्चन हिंदी के। आई होप की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अभी तो आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियोस को लाइक करें, क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।